साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। हम जैसे कि जानते हैं कि नेपाल में इस तरह की त्रासदी भूकंप का भयावह रूप हमको देखने को मिल रहा है। लगातार यह न्यूज का हिस्सा है और लगातार यह अखबारों का भी हिस्सा है। देख रहे हैं लगातार कि जान माल की हानि हो रही है। तो इसी पर विचार करते हुए तथा मेरे एक मित्र राम परवेश सिंह जी के सलाह पर मैं भूकंप के ऊपर ये एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करने जा रहा हूँ। मैं इसमें भूकंप को बहुत साधारण तरीके से और संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा, जिसका एक बेसिक तैयार हो सके। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूकंप होता क्या है, क्यों यह भूकंप आता है और किस तरह का इसका इफेक्ट होता है, हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले भूकंप क्या है? तो भूकंप होता है अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाला कंपन। बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। जो सतह से आंतरिक सतह से होते हैं वो अंतर्जात बल होते हैं। आकस्मिक मतलब कब अनुमान रहित होते हैं ये बल, और पृथ्वी को तीव्र गति से ये कंपन करते हैं। तो ये कंपन करते हैं। कंपन करना की जो प्रक्रिया होती है वो तीन तरीके से होती है या तीन वेव्स के रूप में होती है। पी वेव, एस वेव और एल वेव। मतलब प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। हमने मतलब तरंगों को तीन भागों में बांट के देख लिया है। प्राथमिक तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है कि इसमें कणों का कंपन तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। मतलब जिस दिशा में तरंग जाएगी उसी दिशा में कणों का कंपन होगा। और ये ध्वनि तरंग के समान होती है। और जैसे कि हम समझ रहे हैं अगर ये तरंग की दिशा के समानांतर होगी अर्थात इसकी तीव्रता उतनी ही कम हो जाएगी लेकिन गति उतनी ही तेज। वहीं अगर हम एस वेव पर आते हैं, द्वितीयक तरंग के रूप में आते हैं, तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। अब आप महसूस कीजिए कि आप खड़े हुए हैं और आपको कोई नीचे से पुश करे तो ये अनुप्रस्थ तरंग बनेगी। अर्थात यह प्रकाश तरंग के समान होती है और इसकी गति पी तरंग से कम होती है लेकिन इसकी तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है। वहीं तीसरी है एल वेव्स, जिसे हम सतही तरंग बोलते हैं। यह पृथ्वी की सतह के पास होती है और यह अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ किसी भी तरह की हो सकती है। अर्थात कणों की जो कंपन होगा वो तरंगों की दिशा के समानांतर भी हो सकता है और लंबवत भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक होती है, परंतु गति इसकी सबसे कम होती है। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर इसका सर्वप्रथम कंपन होता है उसको हम एपिसेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। और तो जाहिर सी बात है, यदि मैथमेटिक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो लंबवत दूरी होती है वो सबसे कम होती है। अर्थात जहां पर भूकंप मूल होगा उसके लंबवत पृथ्वी पर की सतह पर अधिकेंद्र बनेगा। इससे अंदाजा हो जाता है कि भूकंप का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है, क्योंकि उधर से ही अधिकेंद्र उत्पन्न होता है। तो भूकंप की मूल की गहराई जो होगी, जितनी गहराई में भूकंप की उत्पत्ति होगी उसी के आधार पर हम भूकंप का प्रभाव को देखते हैं। तो इस प्रभाव को हमने तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप, दूसरा मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप और तीसरा गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप। तो शब्दों से ही स्पष्ट है, छिछले मतलब पास में होगा। ये पृथ्वी सतह से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक होता है। दूसरा मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप जो पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की दूरी तक होता है।
और तीसरा गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप जो 700 किलोमीटर तक होता है। इसके नीचे भी भूकंप आते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आता है। आप अब अनुमान कर सकते हैं कि जो भूकंप 70 किलोमीटर तक की रेंज में होगा उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा, और जो 700 किलोमीटर की रेंज में होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। अर्थात भूकंप की जो तीव्रता होती है ये 3 तरीके से प्रभावित हो जाती है। पहला, भूकंप मूल की गहराई, दूसरा भूकंपी तरंगों की तीव्रता, और तीसरा चट्टानी संरचना। अभी जो नेपाल में भूकंप आया है उसका मुख्य कारण रहा है समानांतर प्लेट सीमांत पर प्लेटों का एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में संचलन के कारण। इससे यह होता है कि घर्षण बल की उत्पत्ति हो जाती है। यदि हम अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और इसको लेफ्ट राइट मूव करें तो हम देखेंगे यहाँ पर घिसाव आएगा, अर्थात इससे घर्षण बल की उत्पत्ति होती है, और जब घर्षण बल की उत्पत्ति होती है तो इससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये अभी का कारण था जिसमें यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो एक दूसरे पर सिरक रही हैं, इस कारण से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जो आने वाले समय में और ज़्यादा संभावित है, क्योंकि हर साल 1.8 इंच यह खिसक रही है प्लेट। उसी तरह से यदि कोई प्लेट अंदर की तरफ गहराई में जाना शुरू करेगी तो वो परतों को काटते हुए जाएगी। परतों को काटने के कारण वो परत अपने आप को मूव करेंगी और इस तरह भूकंप की उत्पत्ति होगी। अगर हम महासागरीय तल देखें तो वहां भी जहां भ्रंश घाटी होती है अपसारी प्लेट संचलन होता है। अपसारी मतलब प्लेट एक दूसरे दूर जाती हैं, जब दूर जाएंगी तो वहां पर दरार आएगी, चटकन आएगी और तनाव मूलक बल लग रहा है। इस तरह से भ्रंशन की प्रक्रिया होगी, और जब भ्रंशन की प्रक्रिया होगी तो वहां भी भूकंप आएगा। पृथ्वी अपने आप को हमेशा एडजस्ट करती है। यदि पृथ्वी पर किसी क्षेत्र में एकदम अचानक ज्यादा लोड डाल दिया जाए तो उस लोड को हम कहीं ना कहीं किसी और क्षेत्र से लाए होंगे, तो उस क्षेत्र का लोड था कम हुआ, अब यहाँ पर पृथ्वी को खुद को एडजस्ट करेगी और जिस जगह पर लोड बढ़ा है वहां भी खुद को एडजस्ट करेगी और भूकंप आने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएंगी। यही कारण है कि हिमालय का क्षेत्र या ग्लेशियर जितने पिघलते जाएंगे पृथ्वी को एडजस्ट होने में उतना ही तीव्रता पृथ्वी दिखाएगी और भूकंप की संभावना बढ़ती जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग भी इसके लिए कारण इस तरह से हो जाती है। नेपाल में भूकंप आने के बाद यह अंदाजा लिया जा रहा है कि यदि इतनी ही तीव्रता 7.9 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप अगर दिल्ली में आए तो क्या होगा, या इसके लिए हमारे पास क्या इंतजाम है। तो जैसे कि हम दिल्ली की बिल्डिंग्स को देखें तो वो भूकंप रोधी नहीं है। अगर इस तीव्रता का भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है वहां पर इतना ज्यादा जनघनत्व है, 11,000 से ऊपर का जनघनत्व है, तो जान माल की बहुत ही ज्यादा हानि होने की संभावना है। तो इसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी मृदा की जांच की जाए और यह जाना जाए कि इस मृदा पर, इस जमीन पर कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, कि किस अनुपात में सीमेंटेशन किया जाए, कैसे इसका बीम डाला जाए और इसको भूकंप रोधी अधिक से अधिक बनाया जाए। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि दिल्ली भूकंप के सेस्मिक जोन 4 में आता है, अर्थात वहां पर भूकंप आने की संभावना अधिक है। यदि ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके लिए हमें बहुत ही पहले प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि भूकंप का अनुमान हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात आई थी, ये अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण होता है, इस कारण से इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। जीपीएस कहीं हद तक इसके लिए कोशिश जरूर कर रहा है इसका अनुमान लगाने की, परंतु अभी तक इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। हम देखते हैं कि जापान लगातार भूकंप से प्रभावित होता है और वहां के अगर इंतजाम देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे। वहां के जो घर होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि भूकंप आता है, घर टूट जाते हैं और उसी घर को दोबारा खड़ा कर लिया जाता है। गुजरात में भी जब भूकंप आया था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया था कि उन्होंने इसके वेदना को स्वयं झेला है
तो वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। भूकंप से बचाव के उपाय के लिए आप यह कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत मेज हो तो आप उस मजबूत मेज होनी चाहिए, उसके नीचे आप आ जाएं। जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग को खाली करें। यदि लगता है आपको बिल्डिंग को खाली नहीं कर सकते तो किसी मजबूत कोने को पकड़ कर खड़े हो जाएं और कोहनी से अपने सर को बचाएं, क्योंकि हमारा जो सर है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। अतः यह उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही कोशिश की जाए कि धरती को नुकसान कम से कम पहुंचाया जाए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, क्योंकि जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां भूकंप आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अधिक से अधिक पृथ्वी को सुरक्षित किया जाए, एनवायरनमेंट को स्वच्छ किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर न पिघलें। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने रोकने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करें, पानी, वायु और जमीन को स्वच्छ रखें ताकि हम इस तरह की आपदाओं से लड़ सकें, या कम से कम इनके प्रभाव को तो कम कर ही सकते हैं। जब इनका अनुमान नहीं किया जा सकता तो पर इनके प्रभाव पर तो हमारी कमांड हो सकती है। और हम लगातार देख रहे हैं कि आर्मी का रोल लगातार आपदाओं में बढ़ रहा है। हम प्रत्येक जन को, हर व्यक्ति को इन तरह की आपदाओं से निपटने के लिए इंतजाम करना चाहिए, तभी इस तरह की हम सक्सेस पा सकते हैं और इस तरह की घटनाओं के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ये था मेरा एक भूकंप के बारे में विचार। आप अपने सुझाव, प्रतिक्रिया आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी anchaljesar@gmail.com anchaljaleser@gmail.com पर आप अपने सुझाव, प्रतिक्रिया मुझे मेल अवश्य करें। मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।